बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रुतिका, आप सभी के साथ। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आपके साथ खबरों में मैं हूं साक्षी मिश्रा और आज देश दुनिया की खबरें लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं। तो आपको बताएंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, मनोरंजन का हाल और राजनीतिक जगत की सारी हलचल। तो चाहे सैटरडे हो या संडे हो, वीकडेज हो, हर रोज हम आपके सामने आते हैं देश दुनिया की खबरें लेकर। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों के सिलसिले की। अब बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ में करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया जाने वाले हैं और उनके दौरे से पहले उनको जान से मारने की धमकी दे दी गई है। दौरे से पहले ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जान से मारने की धमकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिली है और इसकी अब जांच की जा रही है। फिलहाल आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलियन फेडरेशन पुलिस यानी कि AFP धमकी की जांच कर रही है। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया रिपोर्ट्स के बाद में जांच शुरू की गई है। तो आपको बता दें कि पीएम मोदी कल ही 3 देशों के दौरे पर रवाना होने वाले हैं। दौरे के कार्यक्रम के मुताबिक इंडोनेशिया के बाद मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, जहां पर 9 जुलाई को मेलबर्न के स्टेडियम में उनका एक खास कार्यक्रम है। द ऑस्ट्रेलिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक इसी कार्यक्रम के प्रमोशन के लिए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली गई थी और इसी दौरान उस पर कमेंट करके कमेंट सेक्शन में कई धमकियां दी गई हैं और रिपोर्ट में कहा गया है कि धमकी अबू मुस्तफा नाम के एक सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट की गई हैं। बड़ी खबर आपको हरियाणा से बताते हैं। हरियाणा के बहादुरगढ़ में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 शूटर्स की मुठभेड़ में मार दिया गया है। दरअसल आपको बता दें जिनके साथ में मुठभेड़ हुई है ये दोनों शूटर्स, एक जिम संचालक जिसकी पिछले महीने बताया जा रहा है जिसके ऊपर हमला किया गया था, जिसकी हत्या की गई थी, उसमें वांटेड थे। तो ऐसे में पुलिस को सूचना मिलती है कि ये दोनों छुपे हुए हैं और उसके बाद में पुलिस पहुंचती है, मुठभेड़ होती है और दोनों को ढेर कर दिया जाता है। तो जानकारी के मुताबिक हरियाणा के हांसी में पिछले महीने एक जिम संचालक कपिल की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद में जांच में पता चला कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 शूटर्स परवेश और हिमांशु ने ही इस वारदात को अंजाम दिया है। दिल्ली स्पेशल सेल यूनिट को दोनों शूटर्स के बारे में जानकारी मिली और उसके बाद में ये दोनों वांटेड शूटर हथियार और गोला बारूद के साथ में थे और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। ये भी इंफॉर्मेशन पुलिस को मिली थी। तो दोनों शूटर्स ने जब फायरिंग शुरू करी, जवाबी कार्रवाई में ही गोलियां चलाई गई और मुठभेड़ के दौरान दोनों शूटर्स ढेर कर दिए गए। पिछले महीने हांसी में 2 अज्ञात व्यक्ति द्वारा एक कपिल नामक व्यक्ति की हत्या की थी। कपिल हांसी में जिम ऑपरेट करता था। इस संदर्भ में सिटी हांसी में मुकदमा दर्ज हुआ। उस मुकदमे की इन्वेस्टिगेशन में पता लगा कि वो वारदात लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 मुख्य शूटर ने की है, परवेश और हिमांशु। दोनों पे 1-1 लाख का इनाम था और आज काउंटर इंटेलिजेंस दिल्ली स्पेशल सेल यूनिट के इंचार्ज मंजीत को एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली, जो इन्फॉर्मेशन STF बहादुरगढ़ यूनिट इंचार्ज राकेश के साथ शेयर की गई। उस इन्फॉर्मेशन को जब फर्दर डेवलप किया तो पता लगा कि इन दोनों वांटेड शूटर्स के पास सोफिस्टिकेटेड वेपन्स और एमुनेशन है और ये किसी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। तो दोनों टीम इंस्पेक्टर मंजीत की और राकेश की, दोनों ने इन शूटर्स को जब इंटरसेप्ट करने की कोशिश की तो उन्होंने वहां से फायरिंग की और सेल्फ डिफेंस में हमारी दोनों टीम की पुलिस ने भी फायर किया और जिसमें हमारी पुलिस की टीम के एक कांस्टेबल को पैर में गोली लगी और 4 पुलिसकर्मी के बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी, जिसमें दोनों शूटर्स भी इंजर्ड हुए। एक्सचेंज ऑफ फायर के बाद VT की गई और इंजर्ड पर्सन को हॉस्पिटल लेके जाया गया, सिविल हॉस्पिटल बहादुरगढ़। वहाँ पे जो भी शूटर्स थे दोनों, उनको डॉक्टर ने ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया। लगातार जारी है और अब बात करेंगे E20 पेट्रोल की, एथेनॉल की, और इसको लेकर अब जो खबर सामने आ रही है कि जो पुरानी गाड़ियां हैं उनके लिए भी इसे सुरक्षित बताया जा रहा है। इंजन को लेकर ये बातें कही गई हैं कि इससे इंजन खराब नहीं होगा। बकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। हालांकि अभी भी कई लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं और लोग E20 एथेनॉल पेट्रोल को ही इसके लिए ब्लेम करें, लेकिन विशेषज्ञों ने कैसे इसको क्लीन चिट दी है, आपको दिखाते हैं खबर। E20 इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर उठ रही आशंकाओं के बीच अब विशेषज्ञों ने स्थिति साफ कर दी है। उनका कहना है कि यह ईंधन पूरी तरह परीक्षण और गुणवत्ता मानकों पर खरा उतरने के बाद ही लागू किया गया है।
देश में E20 इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर कुछ उपभोक्ताओं के बीच सवाल और आशंकाएं सामने आ रही थीं कि ये ईंधन पुराने वाहनों के लिए सुरक्षित नहीं है। लेकिन उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि E20 ईंधन को वैज्ञानिक परीक्षणों के बाद ही बाजार में लाया गया है। ये न सिर्फ नए वाहनों बल्कि E20 लागू होने से पहले बने वाहनों के लिए भी सुरक्षित है। विशेषज्ञों के मुताबिक इथेनॉल मिश्रण से पेट्रोलियम पर निर्भरता कम होती है और भारत की कच्चे तेल के आयात बिल में भी कमी आती है, जो ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। Ethanol blending in petrol has been not done overnight. It is a measured, scientifically driven, step-by-step process. In 2013 and 14, we were blending about 1.5% ethanol in gasoline. And this program was targeted to have 20% blending, which is E20, which was completed in December 25, 5 years ahead of the target. This program, the ethanol blending program, particularly in 2018, it was in a structured manner put out for discussion and deliberation by all stakeholders. It is supported by scientific evidence. फिलहाल सरकार का फोकस सस्टेनेबल फ्यूल और इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम करना है। वहीं विशेषज्ञों की E20 ईंधन पर राय ईंधन की गुणवत्ता पर उठ रहे सवालों को काफी हद तक शांत करते दिख रही है। बड़ी खबर का रुख करेंगे। जम्मू कश्मीर के शोपियां में एनकाउंटर हो रहा है। आपको बता दें, चनपुरा में 2 आतंकियों की तलाश जारी। तो जैसे ही सुरक्षा कर्मियों को घाटी में आतंकवादियों के होने की जानकारी मिली, पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया। पूरे इलाके में घेराबंदी कर ली गई है और बड़े स्तर पर जो जवानों के द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो आपको बता दें कि सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों की घेराबंदी की है। इलाके में गन शॉट की आवाजें भी सुनाई दे रही है और फिलहाल लगातार आतंकवादियों की तलाश के लिए छापेमारी को अंजाम दिया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक ये जो इलाका है उसका नाम चनपोरा बताया जा रहा है। आपको बता दें कि सीसीटीवी कैमरे में 2 आतंकियों की तस्वीर भी कैद हुई है। चनपोरा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ हुई है। जम्मू कश्मीर के शोपियां के चनपोरा इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की खुफिया सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने देर रात सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इलाके को चारों ओर से घेर लिया गया और घर घर तलाशी अभियान चलाया गया। इसी दौरान आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन मुठभेड़ में बदल गया। दोनों ओर से लगातार गोलीबारी हुई। सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पूरे इलाके को सील कर दिया। सूत्रों के मुताबिक 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेर लिया और आतंकियों को घर से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। ऑपरेशन को बेहद सतर्कता के साथ अंजाम दिया गया ताकि किसी तरह की क्षति ना हो सके। इस बीच इलाके से एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें एक संदिग्ध आतंकी को चनपोरा क्षेत्र में घूमते हुए देखा गया। सुरक्षा एजेंसियां इस फुटेज की बारीकी से जांच कर रही हैं और उसके आधार पर आतंकियों की पहचान और नेटवर्क को लेकर भी सुराग जुटाए जा रहे हैं। फिलहाल पूरे इलाके में भारी सुरक्षा बलों की तैनाती है। और अब खबर आपको चंडीगढ़ के इंडस्ट्रियल एरिया से दिखाने वाले हैं, जहां पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अचानक से एक 2 मंजिला इमारत ढह जाती है और ऐसे में कुछ लोग इस इमारत के नीचे दब जाते हैं। लेकिन कैसे उनकी जान को बचाया जाता है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। चंडीगढ़ के इंडस्ट्रियल एरिया में एक बड़ा हादसा हो गया, जहां एक 2 मंजिला इमारत अचानक भरभरा कर गिर गई। तुरंत इसकी सूचना प्रशासन को दी गई। सूचना मिलने पर प्रशासन और राहत बचाव की टीम मौके पर पहुंची और मोर्चा संभाला। सिर्फ 2 लोग अभी अंदर हैं और 2 लोग जो अंदर हैं अभी तक बिल्कुल ठीक उस स्थिति में हैं और उनसे बातचीत भी की जा रही है और अभी मेडिकल की टीम भी आ चुकी है और उस मेडिकल की टीम के द्वारा उनसे बातचीत की जा रही है कि उनको रेस्क्यू कर सकते हैं। जहां तक ये बात रही कि आपको पता है कि बारिश का मौसम है, पुरानी बिल्डिंग थी, इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 2.5/9 इसका नंबर है और रेनोवेशन का इसका काम चल रहा था और ये एकदम कोलैप्स कर गई। अब वो कोलैप्स करने के कारण इसके नीचे जितने लोग थे वो इस पे दब गए थे और तकरीबन 6 लोगों को बताया गया, 6-7 लोग थे और जिसमें से 2 रह गए सिर्फ।
हादसा इंडस्ट्रियल एरिया में उस वक्त हुआ जब एक स्क्रैप गोदाम वाली 2 मंजिला इमारत में रेनोवेशन का काम चल रहा था। इसी दौरान इमारत अचानक ढह गई। जानकारी के मुताबिक हादसे के समय इमारत में करीब 6 से 7 लोग मौजूद थे। मौके पर पहुंची राहत बचाव की टीम ने 3 लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। इसके अलावा मलबे को हटाने का काम भी किया जा रहा है। 2 लोगों के अब भी मलबे में फंसे होने की जानकारी है। मलबे में फंसे दूसरे लोगों को भी सुरक्षित बचाए जाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। चंडीगढ़ के इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 में शनिवार शाम को एक 2 मंजिला इमारत भरभरा कर नीचे गिर पड़ी, जिसके नीचे करीब 6 से 7 लोग दब गए। 2 लोग अभी भी फंसे हुए हैं। 3 लोगों को रेस्क्यू किया गया है और जहां पर ये इमारत गिरी है वहीं पर हम मौजूद हैं। ये 2 मंजिला इमारत थी और तकरीबन 4:15 से लेकर 4:30 के बीच ये पूरा हादसा हुआ है। फिलहाल प्रशासन की तरफ से मलबे में फंसे 2 और लोगों को भी जल्द से जल्द बाहर निकालने की बात कही गई है। घटनास्थल पर प्रशासन की टीमें मोर्चा संभाले हुए हैं। अब बात करते हैं केतन अग्रवाल मर्डर केस की, जिसमें रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं और एक नया एंगल रोज सामने आ रहा है। दरअसल 24 मई का एक स्क्रीनशॉट सामने आया है स्नैपचैट का, जिसमें सिया अपनी दोस्त के साथ में क्या हैरान कर देने वाली बातचीत कर रही है, किस तरफ ये बातचीत इशारा कर रही है, आपको दिखाते हैं पूरी खबर। केतन अग्रवाल हत्याकांड में हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं और चेतन घिरते दिखाई पड़ रहे हैं। बीते शुक्रवार को सामने आए अपडेट में पता चला था कि चेतन और सिया कोड वर्ड्स में बातें किया करते थे, कोड नेम्स का इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब सिया का एक ऐसा स्क्रीनशॉट सामने आया है जिसने इस बात को पुख्ता कर दिया है कि सिया गोयल कभी भी केतन अग्रवाल से शादी करने के लिए तैयार नहीं थी। मर्डर केस की जांच कर रही पुणे पुलिस को अब एक ऐसा स्क्रीनशॉट मिला है जिसमें वो अपनी दोस्त से चैट कर रही है और बोल रही है कि आधार भेजो, शादी के लिए टिकट बुक करनी है जो शादी नहीं होने वाली है, फिर भी भेज दे। इसके बाद दोस्त की ओर से सिया को जवाब मिलता है, ठीक है, व्हाट्सएप पर भेजा है। सिया गोयल की इस चैट के सामने आते ही ये बात और भी ज्यादा पुख्ता हो गई है कि सिया गोयल इस शादी के लिए कभी भी तैयार नहीं थी। लेकिन अब जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटे थे और क्या ये कथित बातचीत हत्या की साजिश को छिपाने की बड़ी योजना का हिस्सा थी। वहीं हाल ही में सिया गोयल के मीडिया को आपत्तिजनक इशारा करने के मामले में सिया का परिवार उसके बचाव में उतर आया है। सिया के पिता ने दावा किया कि उनकी बेटी की उंगली गाड़ी के दरवाजे में फंस गई थी, उसे चोट लगी थी, इसीलिए वो उंगली ऊपर उठा रही थी। वो जो सिया पे सवाल उठ रहे हैं कि वो कुछ उंगली ऐसा दिखा रही है, एक्चुअली वैसा वो कुछ भी नहीं है। जब पुलिस वेरिफिकेशन के साथ घर पे वो आई थी उस टाइम की बात है कि उसकी 2 उंगली गाड़ी के दरवाजे में थोड़ी आ गई थी, तो उसने एक हाथ पे बैंडेड बांधी हुई है और एक उसकी उंगली पूरी सूजी हुई है। उसका नेल्स भी पूरा ब्लू पड़ा हुआ है, वो भी हमने देखा है। यानी कि तो आप पुलिस वेरिफिकेशन कर सकते, जो उस टाइम पे पुलिस आई थी, तो आप उनसे भी बात कर सकते कि ऐसा हुआ है या नहीं है, क्योंकि पुलिस को भी मालूम है। और ये मेरे पास मोबाइल है तो मैंने इसमें भी देखा, उसकी पूरी उंगली सूजी हुई है, पूरा नेल्स उसका ब्लू हुआ है। न्यायिक हिरासत में भेजा था, लेकिन अब नए स्क्रीनशॉट सामने आने के बाद शायद फिर एक बार पुलिस सिया और चेतन से पूछताछ कर सकती है। और चलिए अब सिर्फ 2 मिनट के अंदर आपको आपके शहरों से जुड़ी हुई बड़ी खबरें दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के दौरे पर है बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, लेकिन सियासत और ज्यादा होती जा रही है। समाजवादी पार्टी बीजेपी के ऊपर तीखा हमला बोल रही है। अखिलेश यादव ने क्या कुछ रिएक्शन दिया है, आपको दिखाते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के यूपी दौरे का आज दूसरा दिन है। आज वो राजधानी लखनऊ में कई अहम बैठकों में हिस्सा लेंगे। सुबह 9:30 बजे एनडीए नेताओं के साथ बैठक, दोनों उप मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग, संगठन और सरकार के बीच समन्वय पर चर्चा। दोपहर 2:45 पर राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का दौरा, यूपी मिशन 2027 पर जोर।
इसके बाद बीजेपी अध्यक्ष बीजेपी के शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इतना ही नहीं, शाम 5 बजे नितिन नवीन लखनऊ के पीर नगर में बूथ अध्यक्ष शिवाजी रावत के घर जाकर बूथ स्तर के संगठनात्मक कामकाज और आगामी रणनीति की समीक्षा करेंगे। इधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने नितिन नवीन के यूपी दौरे को लेकर सोशल मीडिया पर बीजेपी पर निशाना साधा है। अखिलेश ने दावा किया है कि बीजेपी अध्यक्ष के पहले उत्तर प्रदेश दौरे में जनता ने उनका बहिष्कार किया। जनता पूछ रही है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के उत्तर प्रदेश के पहले दौरे में जनता ने चढ़ावा, चंदा, दान चोरी के गुस्से की वजह से उनका बहिष्कार तो किया ही है, क्या डबल इंजन की टकराहट भी इस सन्नाटे की वजह है? ऐसे में बीजेपी की कोशिश संगठन को नए नेतृत्व में मजबूती देने की है, जबकि विपक्ष इसे जन समर्थन और संगठनात्मक स्थिति से जोड़कर सवाल खड़े कर रहा है। अब देखना होगा कि बीजेपी इस दौरे के जरिए अपने संगठनात्मक अभियान को कितनी गति दे पाती है और विपक्ष के आरोपों का जवाब किस तरह देती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और अब खबर हम आपको पश्चिम बंगाल से दिखाने वाले हैं और ये खबर जुड़ी हुई है पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से जुड़ी हुई, जिनको एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। दरअसल उनकी करीबी चंद्रिमा भट्टाचार्य ने उनको खुद से अलग कर लिया और उसके बाद से दीदी और ज्यादा नाराज हो गई हैं और बीजेपी पर हमलावर भी। टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी की सियासी मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। पश्चिम बंगाल में करारी हार के बाद दीदी के एक एक करीबी उनका साथ छोड़ते जा रहे हैं। अब इस फेहरिस्त में चंद्रिमा भट्टाचार्य का नाम भी शुमार हो गया है, जिनको ममता बनर्जी ने पिछले महीने ही प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। लेकिन महज 1 महीने के भीतर ही चंद्रिमा ने ममता बनर्जी को पत्र लिखकर इस पद के साथ साथ सभी सांगठनिक जिम्मेदारियों से खुद को मुक्त कर लिया है। अपनी करीबी के अचानक से हुए इस्तीफे पर टीएमसी चीफ ममता बनर्जी भी चुप नहीं बैठी, बल्कि कभी राइट हैंड माने जाने वाली चंद्रिमा भट्टाचार्य के इस्तीफे पर ही सवाल खड़े कर दिए। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए ममता ने कहा कि ये एकाएक लिया हुआ फैसला नहीं है, बल्कि पूरी प्लानिंग के तहत उन्होंने पार्टी को छोड़ा है। अपने ऊपर लग रहे आरोपों पर जवाब देने के लिए चंद्रिमा भट्टाचार्य आगे आईं और मीडिया से बातचीत में कहा कि जिस तरह से उनकी ईमानदारी पर सवाल उठाए गए, वैसे में उनका पार्टी में रहना मुश्किल था। टाइम्स नाउ नव भारत के कैमरे पर बड़े खुलासे की अब बात करते हैं। आपको बता दें कि ऑपरेशन कालनेमी के जरिए एक बड़ा सच सामने आया है। दरअसल लगातार राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है और अब एक बड़ा जो पर्दाफाश हुआ है उसको लेकर एक वीडियो भी सामने आया है। टाइम्स नाउ नव भारत पर अब हम कालनेमियों के चेहरे से पर्दा हटाने जा रहे हैं। आपको पता चलेगा कि रामलला के चढ़ावे में कैसे सेंध लगाई जाती थी, चढ़ावा चोरों को कौन लोग शेयर दे रहे थे, क्या चढ़ावा चुराने वालों पर चंपत राय का कोई नियंत्रण नहीं था। अनिल मिश्रा, गोपाल राव की क्या भूमिका रही, टिन्नू यादव किसके इशारे पर दान चोरी कर रहा था, बैंक कर्मी इस चोरी में किस तरीके से लिप्त थे, और सबसे बड़ा खुलासा आखिर चंपत राय कैसे इतनी बड़ी लूट खसोट से अनजान रह गए, बताएंगे एक एक डिटेल। लेकिन सबसे पहले देखिए सबसे बड़ा खुलासा। उसको जानकारी नहीं दी हुआ है, जानकारी दी उसको सोशल मीडिया में न जाए और समाज में कोई अफवाह न जाए, चुनाव पर प्रभाव पड़े, सरकार में बदनामी ना हो, इसको उन्होंने बताने की कोशिश की। इसके नाते वो छोटी छोटी थी धीरे धीरे छोटी नहीं समाधान वाली जो नहीं चोरी, तो एक पैसे की भी चोरी, वही चोरी वो लाखों में कौन था इसमें, कौन था उस समय, सारी जिम्मेदारी इसमें कितने साल पहले की बात है, जो व्यक्ति हमेशा वहां है, हमेशा देख कर रहा है। कौन था वो? गोपाल जी और अनिल मिश्रा जी एक चंपत जी के ऊपर अपने आप
तुम शो नहीं करे आते नहीं 93 से जाते लेकिन शो नियंत्रण नहीं हो पाए तो ये आज से 2 साल पहले से चल रहा है। जो हमने दान वान दिया वो भी उनके घर में चला गया। लेकिन हमने यहाँ पर सुना कि और लाख रुपए की फर्जी रसीदें काटी गई। जो चांदी गाया होगा लेकिन वो लोग अंदर काम कर बताया करा गया इनसे किलो नहीं वैसे हम जानना चाहते हैं जानकारी अभी भी काम कर रहे हो अभी भी अब तो नहीं है ना नहीं है। पुजारी संतोष तिवारी से हिडन कैमरे पर बातचीत यहीं खत्म नहीं हुई बल्कि आरोपी अनिल मिश्रा पर कई सनसनीखेज खुलासे किए, वो आपको आगे बताएंगे। राम मंदिर की चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर जैसे जैसे अपडेट्स आ रही हैं सभी लोग हैरान हो रहे हैं। वैसे तो इस पूरे मामले में पूरे चोरी के घटनाक्रम को अंजाम देने में कई सारे किरदार शामिल है, लेकिन सबसे हैरान कर देने वाला नाम जो सामने आया है वो है अनिल मिश्रा का, जिनको प्राण प्रतिष्ठा के समय पर यजमान बनाया गया था। और हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने जब पुजारी संतोष तिवारी से अनिल मिश्रा को लेकर सवाल किए तो क्या क्या उनकी तरफ से बड़े खुलासे किए गए हैं, आपको दिखाते हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में 1 या 2 लोग शामिल नहीं थे, बल्कि ये पूरा का पूरा सिंडिकेट था और चोरी करते वक्त इनके हाथ भी नहीं कांपे। पुजारी संतोष तिवारी ने टाइम्स ऑफ भारत के सीक्रेट कैमरा पे कई सारे चौंकाने वाले खुलासे किए, कैसे पुजारियों का भी अपमान किया जा रहा था, ये सभी जानकारी आपको दिखाते हैं। नव भारत के खुफिया कैमरे पर यह भी सवाल उठा कि जब मंदिर में सामने से चोरी हो रही थी और चढ़ावा चोरी ने पूरे मंदिर पर सवालिया निशान खड़ा किया है, तो इस पर संतोष तिवारी ने हमारे अंडर रिपोर्टर से जो बातें कही उनको सुनने के बाद आप सन्न रह जाएंगे। तो पूरे मंदिर पे सवालिया निशान खड़ा हो गया ना कि सब लोग मिलकर कर रहे, अपमानित नहीं होते थे, इसमें तो अपमान है। जरा सा इतना डर लगता है कोई गलती ना हो जाए कहीं, किसी से बात करने में बिल्कुल हम वहाँ से बात ही नहीं कर सकते। ये लोग ये ना समझे कि हाँ कुछ सोच रहे होंगे कि कैसे नहीं होगा। अब जिस तरह यहाँ बैठे हैं बात कर रहे हैं ना, मंदिर में बिल्कुल ये है कि इतना जानते हैं फिर आप ईश्वर की ओर होते हम एक चीज अब आवाज की माता की कृपा से मेरा जमीन पर काम थोड़ा बहुत 2006 से ठीक ठाक भी हो गया। जो भी आप नवीन की जमीन से काम हुए ये बात तो सबके सामने है, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पूरा सिंडिकेट शामिल था। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या चोरी के पैसों में सबकी हिस्सेदारी थी? इस पर भी पुजारी संतोष तिवारी ने खुलासे किए हैं, उसको सुनने के बाद सिर शर्म से झुक जाएगा। अगली रिपोर्ट में बताएंगे इसकी सीक्रेट डिटेल। तो आपने देखा कि ऑपरेशन कालनेमी के तहत टाइम्स ऑफ भारत ने कैसे अपने सीक्रेट कैमरा के जरिए सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया। अगली रिपोर्ट में आपको जो दिखाने जा रहे हैं उसको देखने के बाद में सभी राम भक्तों के होश उड़ने वाले हैं। दरअसल यहाँ पर ये जो सिंडिकेट था, जब ये एक्सपोज हुआ उसके बाद में ये जानकारियां सामने आ रही हैं कि इनका बंदरबाट कैसे किया जाता था, वो आपको दिखाते हैं। नव भारत के सीक्रेट कैमरे पर अब जो खुलासा होने जा रहा है वो और भी हैरान और परेशान कर देने वाला है। राम मंदिर में काफी समय से चोरी तो हो ही रही थी, लेकिन साथ ही साथ इसमें धड़ल्ले से कटमनी का खेल भी चल रहा था। तो ये कैमरे के सामने जैसे अब ये कैमरा लगा है, हम बात कर रहे हैं, है ना, सब रिकॉर्ड हो रहा है। आप जो कहेंगे या मैं कहूँगा वो सब रिकॉर्ड होता है। मेरा ये कहना है कि भाई कैमरे के सामने तो नहीं लगे,
कैमरे यहाँ साइड लगे हैं, कहाँ पे करना चाह रहा, ठीक है, कुर्सी हो गया तो खड़े हो जाते हैं। और वो जो टैंक वाले थे, टैंक वाले का सब है तो 8 महीने का किस कमरे मिलती होती, बस 100 लोग वहाँ के लोग आते जाते थे, 100 लोग ईमानदार थे, उन्हीं को पता चलता था ये होगा। तो बेचारे दरवाजे तक नहीं जाने कि कहाँ गिनती हुई थी, अभी तक नहीं जानता। बाहर से बोल रहे वही पार है, वो बोल हाँ नीचे पर भी पिता है, उन्होंने देखा है, सही बोल रहे हैं, जिसका जानता है क्या करवा। तो वहां से अगर जुड़े रहते तब तो वहां सोचता कि हाँ निकाल दिए, तो उस समय क्यों नहीं बोले भाई, उस समय निकाल दिए जाते। अभी राम विरोधी कहना है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला सामने आने के बाद आस्था पर चोट तो पहुंची ही, लेकिन साथ ही साथ राम भक्तों का विश्वास भी डगमगाया है। इस धर्म संकट के बीच पुजारी संतोष तिवारी का यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर अटूट विश्वास है। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें मुख्यमंत्री योगी बुलाते हैं तो वो सारी बातें उनके सामने खोल कर रख देंगे। अगली रिपोर्ट में देंगे इसकी पूरी जानकारी। राम मंदिर चढ़ावा मामले में अब बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं और जैसे जैसे बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया है कि दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया जाएगा। और इसी बीच जो पुजारी है संतोष तिवारी, इन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर अटूट भरोसा जताया। सब कुछ टाइम्स नाउ नवभारत के कैमरे में कैप्चर हुआ, आपको दिखाते हैं रिपोर्ट में। नवभारत के सीक्रेट कैमरे पर पुजारी संतोष तिवारी के बैक टू बैक कई सनसनीखेज खुलासे सुने और जब अंडरकवर रिपोर्टर ने संतोष तिवारी से यही सारी बातें सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के सामने रखने के सवाल पूछे तो वो एक तरफ मुख्यमंत्री पर भरोसा जता रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ मलाल करते भी दिखे कि सीएम योगी के आसपास के लोग उनको बोलने तक नहीं देते। साहब को धीरे से बता देना था, मिलने में हमारा वीडियो देखिए, तो कुछ क्या नाम है और आगे जाएंगे तो सीएम बहुत अच्छे हैं, हनुमान जी है, बड़े दुकानी बड़ी दीपावली। अगर सीएम बुलाए आपको तो बता देंगे, इतना भरोसा है उन पर किसी पर रोज किसी को है, अगर वो अभी तुरंत बोल दें किसको हुआ तुरंत। तो एक तरफ चढ़ावा चोरों ने राम के नाम पर पैसों की लूट तो की है, लेकिन उनके गुनाह को अंजाम तक पहुंचाने के लिए योगी सरकार भी जीरो टॉलरेंस का आदेश दे चुकी है।